गुड मॉर्निंग है। लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे रोटेशनल मोशन, वेलोसिटी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन केस ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन इन केस ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन। पहले वेलोसिटी को देख लेते हैं अपन। ट्रांसलेशन में देखा था कि अगर सेंटर ऑफ मास वी से जा रहा है तो उसका हर पॉइंट वी से मूव कर रहा होगा। एक्सेलरेशन अगर ए से जा रहा है उसका हर पॉइंट ए से एक्सेलरेट कर रहा होगा सेम डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी कैसी है, रिजिड है। बॉडी कैसी है, रिजिड है, राइट। तो यहाँ पे अगर देख लेते हैं कि रोटेशन की वजह से क्या एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल का। सपोज ये रोटेट कर रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ होगी ओमेगा। इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, राइट। तो अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, लेट्स से रेडियस ऑफ दिस बॉडी इज आर, इसका रेडियस आर है, तो आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी। मुझे यहाँ की फाइंड करनी है वेलोसिटी, तो ओमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा है तो यहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा आर। मुझे इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी ओमेगा आर। मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी ओमेगा आर। मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा ओमेगा आर, राइट। सपोज मुझे यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है वेलोसिटी एक्स डिस्टेंस पे। तो एक्स डिस्टेंस पे अगर आप वेलोसिटी को देखोगे तो ये पॉइंट है, और यहाँ पे फाइंड करना है एक्स डिस्टेंस पे, राइट। इसके बोट ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये भी सर्कुलर पाथ में जा रहा होगा, सर इसका सर्कल ऐसा बन रहा होगा, राइट। एक्स रेडियस का सर्कल। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। देखो ये भी रेडियस के परपेंडिकुलर है, ये भी रेडियस के परपेंडिकुलर है, ये वाली वेलोसिटी भी रेडियस के परपेंडिकुलर है, ये वाली वेलोसिटी भी रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी आएगी ऐसी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू एक्स। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी, ओमेगा इंटू एक्स। इसको पॉइंट ओ अज्यूम कर लेता हूँ, इसको पॉइंट पी, तो ये ओ है और ये पॉइंट पी है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स। और किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करनी है ओमेगा इंटू रेडियस, ओमेगा इंटू रेडियस, राइट। एक्सेलरेशन की अगर आप बात करेंगे तो वो क्या होगा, रेडियस आर है ना। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी गिवन है अल्फा। क्या गिवन है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा गिवन है। तो अगर कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन मतलब सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसके पास कितना एक्सेलरेशन हो सकता है। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ तो उसके इसमें एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, तो दो एक्सेलरेशन, देयर वुड बी टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, राइट। एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेकंड वन वुड बी सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। तो कभी भी अगर प्योर रोटेशनल मोशन आ गया कहीं पे तो कितनी एक्सेलरेशन होंगे, दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, राइट। एक टेंजेंशियल और दूसरा सेंट्रिपिटल, एक टेंजेंशियल और दूसरा सेंट्रिपिटल, राइट। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा और दूसरा क्या आएगा, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, अल्फा की वजह से। अल्फा इस डायरेक्शन में है तो अगर मुझे इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू आर। अगर मुझे यहाँ पे सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन चाहिए वो किसकी वजह से आएगा, ओमेगा की वजह से आएगा। तो इस डायरेक्शन में सेंटर के टुवर्ड्स लगेगा, कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। अगर मुझे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन चाहिए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, अल्फा इंटू आर। और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। अगर मुझे इस पॉइंट पे चाहिए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा होगा, अल्फा इंटू आर। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। मुझे अगर इस पॉइंट पे चाहिए तो इस डायरेक्शन में आएगा अल्फा इंटू आर, और इस डायरेक्शन में आएगा सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर किसी भी पॉइंट पे आपको नेट एक्सेलरेशन चाहिए, नेट एक्सेलरेशन लेट्स से मुझे इस पॉइंट पे चाहिए नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन चाहिए, पॉइंट ए, पॉइंट ए एज्यूम कर लेता हूं, मुझे इसका एक्सेलरेशन चाहिए तो इसका एक्सेलरेशन आप कैसे बताएंगे, तो ये इस डायरेक्शन में अल्फा आ रहा है, इस डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर आ रहा है,
तो नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल इज, ये आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा। तो ये इसका क्या है? एक्सेलरेशन है। अब ऐसा कहीं अगर मान लो ये एक रॉड होता, सपोज ये एक रॉड है और ये रॉड इसके वोट रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के वोट क्या कर रहा है? रॉड रोटेट कर रहा है। यहाँ पे कोई एक्सिस होगा उसके वोट ये रॉड रोटेट कर रहा है, ऐसा ये रॉड है रोटेट कर रहा है। तो इस इंस्टेंट पे अगर मैं यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर लूं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? कहीं यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास। तो आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले देखिए कि ये रॉड जो है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड, अगर इस रॉड का एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका सेंटर यहां पे होगा और ये ऐसा सर्कुलर पाथ में जा रहा होगा, ऐसा ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, राइट। ऐसा ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। ये ओमेगा है और ये अल्फा और सेंटर ऑफ मास, राइट। तो ये किस में मूव कर रहा होगा? एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। अगर ये सर्कुलर पाथ में ऐसा मूव कर रहा है, अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो अभी इसका सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन भी हो सकता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होगा AT, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? ये डिस्टेंस L/2, ये डिस्टेंस कितना? L/2। लेंथ इसका दिया हुआ है, लेंथ जो है वो L है, लेंथ L। तो ये डिस्टेंस कितना है? L/2। तो इसका सेंटर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा? अल्फा L/2। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इस साइड आएगा सेंटर के टुवर्ड्स, कितना आएगा? AC। ये क्या हो जाएगा? AC। और AC की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? AC इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, और इसका रेडियस कितना है? L/2, ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा स्क्वायर L/2। कुछ आई बात समझ में आपको? रोटेशन के केस में आपको एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है, वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है, राइट। अगर इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी होती क्या आ जाता? ओमेगा इंटू L/2, ओमेगा R, ओमेगा इंटू L/2, ओमेगा इंटू L/2। अगर इस डायरेक्शन में मुझे वेलोसिटी चाहिए होता तो वेलोसिटी हो जाता ओमेगा इंटू L/2, VCM इक्वल्स टू, है ना, ACCM, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। नोट कर लीजिए आप। Sir, बोलो क्या है? sir, if they ask us like how many acceleration are acting on the body, तो हम 2 ही लिखेंगे ना, 3 नहीं हम नहीं, ऐसा अंडर रूट। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हाउ मेनी एक्सेलरेशंस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है। अच्छा, ओके सर।
दो क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का ही करते हैं। द व्हील, सर्कुलर मोशन का ही क्वेश्चन है, रोटेशन में कर रहे हैं कि थोड़ा सा वो फॉर्मूला आप रिवाइज कर लो। द व्हील ऑफ अ मोटर accelerated uniformly from rest, accelerated uniformly from rest, accelerated uniformly from rest, rotates through rotates through rotates through 5 radian, rotates through 5 radian during the first second, during the first during the first second. Calculate the angle, the angular displacement. Calculate the angle rotated. Calculate the angle rotated during the next second. During the next second. Next second. बताइए क्या होगा? राइट, तो सबसे पहले इसका ओमेगा नॉट तो 0 है यार, 0 रेडियन पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि ये कितना एंगल कवर किया है, 5 रेडियन फर्स्ट सेकेंड में, 5 रेडियन एंगल कवर किया है। तो थीटा की वैल्यू को क्या लिखोगे? थीटा इक्वल्स टू, एंड थीटा लिख दो, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, राइट। ये वाली वैल्यू कितनी है? 5 रेडियन, रेडियन में ही आता है, राइट। तो 5 रेडियन है और ये 0 हो गया, ये हो गया हाफ अल्फा और ये हो गया 1 स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब मुझे चाहिए सेकेंड सेकेंड में कितना ये कवर किया है, तो मैं फर्स्ट सेकेंड पता है अपने को, तो 2 सेकेंड में फाइंड कर लेता हूँ, राइट। इन 2 सेकेंड्स, फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इन 2 सेकेंड्स थीटा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी है? 10, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो 40/2 20 रेडियन हो जाएगा। तो सेकेंड सेकेंड में क्या होगा? एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग सेकेंड सेकेंड, राइट। ये कितना हो जाएगा? थीटा डैश माइनस थीटा, तो 20 माइनस 5 रेडियन। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15 रेडियन, 15 रेडियन, राइट। 15 रेडियन। क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। The motor of an engine, the motor of an engine is rotating about, is rotating, is rotating about its axis with an angular velocity of, with an angular velocity of 120 revolution per minute. It comes to rest. It comes to rest in 10 second. In 10 second after being switched off the engine. After being switched off
the engine, assuming uniform angular deceleration, find the number of revolutions made by it before coming to rest, before coming to rest. सर वो 120 के आगे रेवोल्यूशंस लिखा है ना? Yes, ओके 120 So can you please show revolutions the per minute. part ones? So can you just move it a bit up? I want to see the solution part of the last question. Yeah, that's it. Thank you. आंसर, राइट आंसर 10, ठीक है। 20 पाई रेडियन कवर कर रहा है, तो नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? 10। थीटा आया होगा 20 पाई, राइट। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 पाई। देख लेते क्या दिया हुआ है। ओमेगा नॉट की वैल्यू गिवन है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको आप लिख सकते हैं 120 इंटू 2 पाई/60, राइट। तो ये हो जाएगा, ये कितना आएगा रेडियन पर सेकेंड? ये हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। It comes to rest in 10 seconds after being switched off, assuming uniform angular deceleration. Find the number of rotation. ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू 10 सेकंड में ये रेस्ट में आ जा रहा है। 10 सेकंड में ये किस में आ जा रहा है? रेस्ट में आ जा रहा है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा डायरेक्ट आ जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, राइट। उससे पहले अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। अल्फा फाइंड करने के लिए आप ये लिख दीजिए ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ये कितना है? 4 पाई है, और यहाँ से ये रिटार्ड कर रहा है तो माइनस अल्फा लिख दो। रिटार्ड कर रहा है तो इसलिए मैंने माइनस लिख दिया, या वरना नेगेटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 4 पाई/10, 4 पाई/10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 4 पाई/10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंड थीटा क्या आ जाएगा? थीटा चाहिए अपने को, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। मैं माइनस लिख देता हूँ, वैल्यू पुट करूंगा माइनस के साथ, वो समझ में आ जाना चाहिए। 4 पाई इंटू 10, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1/2, ये है 4 पाई/10, टी स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये गया, ये 20 पाई हो जाएगा, ये 40 पाई, 40 पाई माइनस 20 पाई, तो कितना आ जाएगा? 20 पाई रेडियन, 20 पाई रेडियन। तो थीटा आया 20 पाई रेडियन, तो नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? तो वन रोटेशन में कितना एंगल कवर कर रहा है? 2 पाई, तो 20 पाई रेडियन बाय 2 पाई। आंसर कितना आएगा? 10, राइट। नोट कर लीजिए आप।
ये जो है ये 10 है, 4π/10, 4π/10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। Okay, sir, done. तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, थीटा क्या है अपना 20π रेडियन। तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, हेंस नंबर ऑफ रोटेशन या रेवोल्यूशन कितना आ जाएगा, θ/2π, θ/2π। तो 20π/2π, आंसर क्या आ जाएगा 10, है ना। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन विल बी 10। क्लियर है। तो ये सब किसका क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन का ही है, बट यहाँ पे भी वो सब चीज आ सकती है, स्टार्टिंग में आपके बुकलेट में हो सकता है, इसलिए मैंने ये बता। अब स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्योर रोटेशनल मोशन चल रहा है अभी, राइट। मोमेंट ऑफ, ये सब किस में आ रहा है, सब प्योर रोटेशनल मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई, या इसको आई से रिप्रेजेंट करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक ब्लॉक रख लो, एक ब्लॉक है, अब यहाँ पे अगर तुम फोर्स लगाओगे तो ये क्या करेगा, ये अपने स्टेट में चेंज करना चाहेगा क्या, ब्लॉक नहीं करना चाहेगा, बट फोर्स लगाने से इसमें चेंज आएगा। मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये इसका अपोज कर रहा है। क्यों अपोज कर रहा है, क्योंकि ये इसके मोशन में जो है, इसका जो भी स्टेट है, अगर ये मूव कर रहा होगा या रेस्ट में है, कुछ भी है, तो क्या क्या हो रहा होगा, उस स्टेट में चेंज आएगा फोर्स। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट करते हो तो इसके मोशन में क्या आ जाएगा, इसके स्टेट में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो उस चेंज का ये क्या करता है, अपोज करता है। उस चेंज का ये क्या करता है, अपोज करता है। किसकी वजह से करता है, तो इनर्शिया की वजह से करता है। तो सेम वही काम किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, रोटेशनल मोशन में। मतलब अगर रोटेशनल मोशन में कोई बॉडी है, उसका स्टेट है, अगर सपोज वो रेस्ट में है या रोटेट कर रही है, यहाँ पे भी रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, तो रोटेशन के केस में भी क्या होगा, या तो रोटेट कर रहा होगा या रेस्ट में होगा, राइट। तो अगर उसके स्टेट में कोई चेंज आएगा ना, तो उसका जो भी ओपोज फिजिकल क्वांटिटी ओपोज करता है, उसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन में जो अपोज होता है ना, स्टेट में जो अपोज कर, मतलब स्टेट में अगर इसके चेंज आएगा तो वो उसका अपोज करेगा। किस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपोज करता है, किस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से वो अपोज करता है, तो वो किसकी वजह से अपोज करता है, वो इनर्शिया की वजह से करता है, राइट। तो ये बॉडी की प्रॉपर्टी है, बॉडी की प्रॉपर्टी है, राइट, उसकी वजह से। तो सेम वैसा आता है किस केस में, रोटेशन के केस में। तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इट इज द property of the body by virtue of which it opposes any change it opposes any change in its state of rotational motion rotational motion तो अब यहां से अगर सपोज ये एक्सिस, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो समझ लेना है, कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो समझिए। जैसे डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब पॉइंट मास, डिस्क्रीट पार्टिकल्स मींस पॉइंट मास। तो यहां से अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, इसका मास m है, और यहां से इसका डिस्टेंस क्या है, r है। डिस्क्रीट पार्टिकल है, पॉइंट मास। तो ये कैसा मूव कर रहा होगा, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, ऐसा। ये क्या है इसका AOR,
एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है इसका AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपको बताया है पहले, एक्सिस ऑफ रोटेशन इंपॉर्टेंट है ये। एक्सिस चेंज होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, एक्सिस चेंज होने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m अबाउट AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको आप लिखेंगे m इंटू ये जो भी डिस्टेंस उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेसिकली क्या है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी mr स्क्वायर, I की वैल्यू क्या हो जाएगी mr स्क्वायर, वेयर r क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास m फ्रॉम AOR, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गया क्या ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, perpendicular distance of mass m from AOR, mass m from AOR from axis of rotation, right, from axis of rotation. Perpendicular distance of mass m from AOR axis of rotation, right. तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी mr स्क्वायर। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स है, उसको मैं एक सिस्टम ऐसा अज्यूम कर ले रहा हूँ, ये ऐसा है, यहाँ पे मास m1 है, ये डिस्टेंस r1 है, यहाँ पे मास m2 है, ये डिस्टेंस r2 है, यहाँ पे मास mn है, ये डिस्टेंस rn है, और ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो सबका सेंटर यहीं पे आएगा। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है, क्या है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, राइट। डिस्क्रीट पार्टिकल बताया है पॉइंट मास, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो I की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, राइट। तो ये इसका क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं I इक्वल्स टू ये m1, ये ऐसा हो सकता है क्या सिग्मा mi ri स्क्वायर, I इक्वल्स टू 1 to n, राइट। तो डिस्क्रीट के लिए सिग्मा आता है, अगर यही कॉन्टिन्यूअस सिस्टम होता तो इसको मैं क्या लिखता इंटीग्रेशन आ जाता उसके लिए, राइट। सिग्मा नहीं आके क्या आता है इंटीग्रेशन आता है। कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए क्या आएगा सिग्मा नहीं आएगा, क्या आएगा इंटीग्रेशन आएगा, बताया हुआ है पहले। डिस्क्रीट के लिए क्या आता है और कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए क्या आता है, नोट कर लो इतना पहले। Sir, यस सर। does moment of inertia depend on velocity? नहीं, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए यहाँ से मास पे डिपेंड Depends on करेगा, mass. राइट। मास मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी की जो भी डेंसिटी होगी उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड, ये जो एक्सिस दिख रहा है इस पे भी डिपेंड करेगा, किस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करेगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पर डिपेंड करेगा। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब ये r से है, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब r से है, उस पर डिपेंड करेगा। तो वेलोसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता। ये क्यों वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बिकॉज ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, राइट। वो वेलोसिटी की वजह से नहीं आ रहा है, तो बॉडी की प्रॉपर्टी है तो उसके डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, और उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा उस एक्सिस से उस पर डिपेंड करेगा। Sir, यस but when a body reduces its radius, it starts spinning faster. So is that related to moment of inertia or something else? नहीं, देखो अभी स्पिनिंग फास्टर वाला पार्ट नहीं है, वो अलग चीज है, जो तुम बोल रहे हो ना वो अलग है। स्पिनिंग फास्टर ये यहाँ से यहाँ गया, स्पिनिंग फास्टर वो कंजर्वेशन से चीजें आती है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से चीजें आती है, उसको यहाँ पे नहीं करना है, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है, ओमेगा चेंज होता है, राइट।
Yes. स्पिनिंग फास्टर का मतलब क्या है, ओमेगा चेंज हो गया। ओमेगा चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो जब आगे तो पढ़ेंगे अपन, तो जैसे देखो यहां से समझ में आएगा, एल बताया है कुछ आई ओमेगा होता है, राइट? Yes. तो देखो जब इसकी पोजीशन को तुम चेंज करोगे ना, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 हो गया, राइट? तो यहां से जैसे ओमेगा, ये ओमेगा इंक्रीज होगा तो आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओमेगा जो है वो आई से रिलेटेड है, वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए ये एक्सप्रेशन आ रहा है ना। हर केस में आई ओमेगा थोड़ी आप लिख सकते हो, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, है ना? तो यू कांट, है ना, डायरेक्टली रिलेट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, आप डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं लिखूं कहीं पे फोर्स की वैल्यू, अगर आप फोर्स को आप लिख दे रहे हो F इक्वल्स टू कुछ ऐसा फंक्शन आ गया, मान लो F माइनस एफ के इक्वल्स टू एम ए, तो आप F को क्या लिखोगे, एम ए प्लस एफ के, ऐसा लिख दोगे ना यार? तो तुम तो यहाँ पे ये भी बोलोगे ना सर फोर्स तो फ्रिक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है फोर्स। इसका एक्सप्रेशन का मतलब थोड़ी है कि फोर्स एक हमेशा फोर्स जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन पे एक्ट कर रहा होगा, ये तो उस सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है ना, क्या गिवन सिचुएशन है, राइट? कंडीशन क्या है। Yes. तो इसलिए डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलेंगे, बट ये सर आएगा आपको कभी यहाँ इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा, वो अपन देखेंगे आगे। सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी वैलिड एवरीवेयर? नहीं नहीं, वो देखेंगे कहाँ पे वैलिड होगा, क्या होगा। जहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा वहीं पे वैलिड होगा, हर जगह वैलिड नहीं होगा, राइट? टॉर्क ओके जीरो होना चाहिए, एक्सटर्नल टॉर्क। सर। यस। और वो ऊपर जो ब्लॉक ड्रॉ किया उसके नीचे स्ट्रिंग स्ट्रिंग है क्या? अरे नहीं, ऐसे बोल रहा था कि ये ब्लॉक है, रेस्ट में है, कोई स्ट्रिंग नहीं है। अच्छा स्ट्रिंग अच्छा, क्यों लगाऊंगा मैं? ओके ओके सर। एंड वो नीचे जो डायग्राम ड्रॉ किया आप, वो जो बाउंड्री है, दैट इज टू से इट्स अ सिस्टम ना, मतलब यस इट्स नॉट अ यस। इरेगुलर बॉडी ना? नहीं नहीं, रेगुलर नहीं है, जैसे बहुत सारे पार्टिकल है कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको एक ऐसा एक बाउंड्री बना दिया और मान लिया, अज्यूम कर लिया सिस्टम है, राइट? अच्छा ओके ओके। वरना फिर ये कॉन्टिन्यूस बॉडी हो जाएगी। फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे ना? यस। ओके सर, I is a variable that you took for sigma ना? क्या बोला? आई इज अ वेरिएबल। Variable that you took for मतलब summation के लिए ना, like I belongs to 1 to n, that ways. ओके, ये आई, राइट राइट, हाँ अच्छा ओके। राइट। मैं सोच रहा था ये आई कहाँ से वेरिएबल, करेक्ट।
और कॉन्टिन्यूस सिस्टम DI अपन लिखेंगे, थोड़ा फास्ट कर लो। Done, sir. For continuous system your body, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन आएगा तो सबसे पहले आपको DI फाइंड करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ DM मास अबाउट AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा पहले, DI। तो DI की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, DM इंटू जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा RS पे। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, टोटल MI अबाउट AOR अब क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DI, राइट। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू R स्क्वायर, DM इंटू R स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट, ये सब आगे आएगा, कैसे फाइंड करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बेसिकली टेंसर होता है, बट अपन टेंसर पढ़ते नहीं है, राइट। तो अपन इसको किसके कैटेगरी में रखेंगे, स्केलर। किसमें रखेंगे, स्केलर। इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होगा, स्केलर होगा, राइट। टेंसर है वैसे, बट अपन इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, ये वेक्टर नहीं है। SI यूनिट इसकी क्या होगी, SI यूनिट kg मीटर स्क्वायर, राइट, kg मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया depends on moment of inertia depends on first mass of the body, या कहीं पे लिखा होगा, और डेंसिटी ऑफ द बॉडी। राइट। सेकेंड, एक्सिस ऑफ रोटेशन, थर्ड, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, मतलब R वाला ये है, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी अबाउट AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट, moment of inertia does not depend upon, देखो किस पे डिपेंड नहीं करता, और इन सब के फॉर्मूला में कहीं ना कहीं आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सब के फॉर्मूला में कहीं ना कहीं आएगा। जैसे फर्स्ट लिखा मैंने टॉर्क के फॉर्मूला में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा। बट ऐसा नहीं कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क पे डिपेंड करने लगा, और उसमें अल्फा भी आ रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है वो, एंगुलर मोमेंटम में भी आता है, बट उस पर डिपेंड नहीं कर, एंगुलर मोमेंटम पे भी डिपेंड नहीं करता ये, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन सबके फॉर्मूला में रहेगा ये। फोर्थ, एंगुलर वेलोसिटी, इन सब के फॉर्मूला में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखेगा, राइट। बट इन सब पे डिपेंड नहीं करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करेगा, एक्सिस पे डिपेंड करेगा, और मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पे डिपेंड करेगा। आ रही है बात समझ में आपको? So like two bodies with same torque can have different moment of inertia. That is. नहीं, वो बोलने का मतलब नहीं है कि बॉडी का टॉर्क से रिलेटेड ही नहीं है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्यों तुम रिलेट करना चाह रहे हो कि सेम है या नहीं है, इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है टॉर्क पे क्या होगा।
किस पे डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ इसको रीड कर लो, बस उस पर डिपेंड कर रहा है, बाकी कुछ मत बोलो, ठीक है? बस इस पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, मास इंक्रीज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। जब अब इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है कुछ। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक एक्सिस है, इसको मैं एक्सिस 1 अज्यूम कर लेता हूँ। एक दूसरी एक्सिस यहाँ पे है, मैंने इसको एक्सिस 2 अज्यूम कर लिया, राइट? अब यहाँ से ये जो एक बॉडी है ये परपेंडिकुलर है ऐसी, यहाँ पे एक बॉडी है, पॉइंट मास m है, और ये एंगल थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा है। आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1 एंड एक्सिस 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास m अबाउट एक्सिस 1 एंड 2। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो, कॉपी कर लीजिए इसको। सही है, फर्स्ट वाला mr², सेकंड क्या आया? mr² cos² थीटा। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो इससे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो I1 तो डायरेक्ट आ जाएगा, I1 इज mr²। ये r, तो I1 तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका mr², राइट? बट इससे, इस एक्सिस से ये वाला तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, पहले परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ये हो जाएगा इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? ये थीटा है, ये r है, तो ये आएगा r sin थीटा। क्या आएगा? r sin थीटा। ये r है तो ये कितना आएगा? r sin थीटा। तो इससे, इस एक्सिस से इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो r sin थीटा है। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I2 इक्वल्स टू m इंटू r sin थीटा का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? mr² sin² थीटा। क्या हो जाएगा? mr² sin² थीटा, राइट? Sir, here the I2 will be the mass is revolving in a different orbit, right? यस, Okay. इसके लिए सर्कुलर पाथ ऐसा होगा और इसके लिए सर्कुलर पाथ ऐसा। Sir, यस सर। sir, how did you got that r sin theta? ये ऐसा है, ये डिस्टेंस r गिवन है, राइट? अभी अपने को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इस पे परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ कर दिया। ये थीटा है, ये कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है क्या ये? Yes. इसको कुछ अज्यूम कर लो, तुम y अज्यूम कर लो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, ये एडजेसेंट है, ये ओपोजिट है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या यूज करोगे? साइन थीटा इक्वल्स टू ओपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, y बाय r। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? r साइन थीटा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताया हुआ है ये आप, इसका बेस है या एडजेसेंट है, ये ओपोजिट है वाला साइड है, और ये हाइपोटेनियस है। तो ओपोजिट वाले में क्या आता है? साइन थीटा का टर्म आता है। ओपोजिट में क्या आता है? साइन थीटा, और r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाता है r साइन थीटा। और एडजेसेंट में क्या आता है? कॉस थीटा। तो ये अगर r है तो ये हो जाएगा r कॉस थीटा। तो ये डिस्टेंस आएगा r कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस आएगा r साइन थीटा, वेक्टर में बताया है रेजोल्यूशन ऑफ
a vector in 2D. नहीं है, नहीं आ रहा है वो समझ में, तो साइन थीटा का फॉर्मूला ये पता है, ऑपोजिट है और ये हाइपोटेनियस है, तो इसमें किसका फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इक्वल्स टू y अपॉन r, देयरफॉर y इक्वल्स टू r sin थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, राइट, नोट कर लीजिए आप। Sir, please to previous page once. प्रीवियस पेज, मैं सोच रहा हूँ लास्ट लेक्चर वाला पेज भी यहाँ पे शो कर ही दूं, नोट कर लो यार, इतना टाइम के बाद भी अगर नोट नहीं कर पा रहे हो। Sir, door part please. सर वो जो थर्ड पॉइंट आपने लिखा है, Done, sir. mass distribution of body about axis of rotation, that यस, is like you're talking about a system ना, in that basically. हाँ, जब मास डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट मास में तो कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, राइट, एक ही पॉइंट पे नहीं। मास, जब सिस्टम होगा तब उसकी बात। तो अच्छा, पॉइंट मास के लिए भी मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पॉइंट मास की तरह, तो उसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लो, है ना, डन, नोट कर लिया इसको। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन, आप जो भी पढ़े, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो देखो पहले इसको समझ लेते हैं क्या एग्जैक्टली है क्या, एक एग्जांपल लेता हूं मैं और फिर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे एक मास m1 है और यहाँ पे एक मास m2 है, कैसा भी हो सकता है, पॉइंट मास भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस बॉडी भी हो सकती है, सबके लिए वैलिड होगा ये वाला पार्ट, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये डिस्टेंस जो है ये r1 है और ये डिस्टेंस जो है ये r2 है ना। अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इसका और इसका, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट AOR, तो ये हो जाएगा I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, होगा या नहीं होगा ये, राइट। अब मैंने क्या किया देखो, अब मैंने क्या किया, इसको एक पॉइंट, इन सबको एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, इन सब के मास को एक पॉइंट पे रख दिया। अब इसका मास होगा m1 प्लस m2, सेंटर ऑफ मास नहीं है ये याद रखना, सेंटर ऑफ मास तो पता चलेगा कितने डिस्टेंस पे होगा तो अपन यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, बट सेंटर ऑफ मास नहीं है ये, वैसा होता तो मैं सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट बताता, सेंटर ऑफ मास नहीं है, मैंने एक पॉइंट पे रख दिया, सेम एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेम है, एक पॉइंट पे रख दिया और इसको इतने डिस्टेंस पे रखा कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था दोनों सेम हो जाए, दोनों क्या हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो, सेम हो। क्या किया, ये 2 पॉइंट मास है, इसको एक पॉइंट पे रख दिया, अब इसका मास हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है, राइट। अब इसका डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया r, और यही r जो होता है वो होता है k के इक्वल, रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल। तो अभी इसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम AOR, क्या आ जाएगा, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। तो I क्या हो जाएगा इसका, m1 प्लस m2 इंटू के स्क्वायर, राइट। R की वैल्यू क्या है, k, ये जो दिख रहा है k, यही क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए,
तो इस डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, जितने डिस्टेंस पे आपने इसको प्लेस किया है उसी डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अब यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा, सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system remains same, hence यहां से क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 k स्क्वायर इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहां से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसा नहीं कोई फार्मूला नहीं है, ये कोई भी फार्मूला नहीं है, r2 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2। आपको सिर्फ करना क्या है ये समझिए, आपको जब भी आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है आप क्या करेंगे, जो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, जो भी क्वेश्चन में मास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सिस्टम। आपको क्या करना है, जैसा भी मास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा आप क्या करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया, ठीक है। अब उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना है, एक बार आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड कर लिया है उसको आपको किससे इक्वेट कर देना है, टोटल मास इनटू के स्क्वायर से इक्वेट कर देना है, बस सिर्फ यही काम करना है। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सिस्टम, राइट। तो जैसा भी गिवन सिस्टम होगा, जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसा भी है, उसके अकॉर्डिंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेना है और किससे इक्वेट कर देना है, टोटल मास इनटू के स्क्वायर। वही काम किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया है, किससे इक्वेट कर दिया, टोटल मास इनटू के स्क्वायर। तो यहां से जो के की वैल्यू आएगी वही क्या देगा अपने को, रेडियस ऑफ जायरेशन। यहां से जो के की वैल्यू आएगी वही क्या देगा, रेडियस ऑफ जायरेशन। आ रही है बात समझ में। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना होगा तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the perpendicular distance, the perpendicular distance from AOR, the perpendicular distance from AOR where the entire mass of the body, where the entire mass of the body is supposed to be, of the body is supposed to be concentrated and the value of mi, moment of inertia, is same as that of actual mass distribution, actual mass distribution of that body, is called radius of gyration, राइट। तो आपको क्या करना है, जो एक्चुअल बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड कर लीजिए आई, उसको किससे इक्वेट कर देना है, एम के स्क्वायर, टोटल मास इनटू के स्क्वायर से इक्वेट कर देना है। तो जो के होगा वही के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। वहां से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, राइट। नोट कर लीजिए।
सो वो लास्ट में आपने क्या लिखा रेड बॉक्स में? I equals to mk square. I equals to mk square. सर m is the entire mass ना over here. Yes. Okay. Done. Yes sir. So please show the door. Done, sir. मास m है, इसका ये डिस्टेंस मैं r अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मास m2 है, 2m, डिस्टेंस 2r। यहाँ पे मास 3m, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3r। इस एक्सिस के अबाउट आपको बताना है फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन। फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन, फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट AOR। रेडियस ऑफ जायरेशन है तो अबाउट AOR ही होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही फाइंड करते हैं, राइट। वो समझ में आ जाना चाहिए। लिख देता हूँ मैं अबाउट AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या हो, क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा यार, mr स्क्वायर प्लस 2m इंटू 2r स्क्वायर प्लस 3m इंटू 3r स्क्वायर, राइट। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे इक्वेट कर देना है, टोटल मास इंटू k स्क्वायर, ये है ना, 3m इंटू k स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर प्लस 4mr 8mr स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 27mr स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6m इंटू के स्क्वायर इक्वल्स टू ये 36, राइट, mr स्क्वायर। m से m कैंसिल आउट हो गया, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6r स्क्वायर, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 6r, यही हो जाएगा इसका मतलब। आप इतने डिस्टेंस पे पूरे बॉडी के मास को, अगर आप पूरे सिस्टम के मास को आप इस k इक्वल्स टू अंडर रूट 6r पे अगर आप रख दोगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा जितना इस बॉडी का आएगा, पूरे सिस्टम का आएगा, राइट। यही k हो जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन। नेक्स्ट, ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मतलब r पे डिपेंड कर रहा है। द वैल्यू ऑफ radius, the value of radius of gyration, the value of radius of gyration depends upon the axis of rotation, and mass distribution with respect to AOR, mass distribution with respect to AOR, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, बिकॉज मास वाला जो टर्म है, जो मास है, डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमेशा। तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट, theorems of moment of inertia, theorems of moment of inertia। सबसे पहले लिखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये वैलिड किसके लिए होगा, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो सिर्फ वैलिड है किसके लिए, 2D के लिए। किसके लिए वैलिड है, 2D के लिए। लिखिए
it is valid for laminar objects. laminar objects मतलब 2D, मतलब plane, right? 2D objects only. Which are 2D objects only, which are rotating about, which are rotating about an axis, passing through their center of mass. ये सब जो एक्सिस की बात कर रहे हैं वो किससे पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होना चाहिए, राइट? तभी वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा। सबसे पहले किसके लिए वैलिड है? 2D के लिए वैलिड है। और उसमें से जो ये बॉडी रोटेट कर रही होगी, किसके अबाउट रोटेट कर रही होगी? सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही होगी, तभी वैलिड होगा। तो जैसे अगर मैं 2D ऑब्जेक्ट की बात करूं तो कुछ ऐसा मान लेता हूं मैं, ये x है, राइट? ये x है और ये y है और ये z है, ये y है और ये z है। एक्स वाई जो है इसी प्लेन में, एक्स वाई किस में है? इसी प्लेन में। और z जो है इसके परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, राइट? इसको आप ऐसे समझिए, अगर आप देख रहे हो ऐसा, तो ये x दिख रहा है, ये y दिख रहा है, और z जो है ये परपेंडिकुलर है ऐसा। कुछ समझ रहा है कि z परपेंडिकुलर है इस प्लेन के? Yes, तो ये ऐसा होगा, एक तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है z, और z क्या है? इसके परपेंडिकुलर है, इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो देख लेते हैं अपन। यहाँ से एक चीज समझ में आएगी, यहाँ पे जो एक्स वाई है वो इसी प्लेन में, एक्स वाई क्या है? एक्स वाई एक्सेस आर इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। सेकेंड, एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। z क्या है? z इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सेस बना दिया है, एक्स वाई किसमें है? इस बॉडी के प्लेन में। एक्स वाई परपेंडिकुलर भी है, z जो है परपेंडिकुलर टू दिस बॉडी, इस बॉडी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा z। और z परपेंडिकुलर है, इस बॉडी के भी परपेंडिकुलर होगा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो एक्स वाई के भी परपेंडिकुलर होगा, राइट? एक्स वाई के भी परपेंडिकुलर होगा, तभी आएगा फॉर्मूला, तभी इसका थ्योरम आएगा। नोट कर लो इतना पहले। तो यहाँ पे क्या है? एक्स वाई जो है, एक्स मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, एक्स वाई जेड। एक्स and y axis are in the plane of the body. X and y axis are perpendicular to each other, Z
axis is perpendicular to x and y and the plane of body, perpendicular to x and y and plane of the body, plane of the body, right? इसके परपेंडिकुलर है। तो इस केस में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, IZ equals to IX plus IY, IX plus IY क्या हो जाएगा? IX plus IY। Z क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर, इसलिए IZ equals to IX plus IY। सपोज Y अगर परपेंडिकुलर होता प्लेन के, X एंड Z होता प्लेन में, तो आप लिखते IY equals to IX plus IZ, राइट? तो Z क्या है? फिर से समझ लो, Z जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, X एंड Y उसी प्लेन में होगा और ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तब आप लिखेंगे IZ equals to IX plus I। तो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका प्रूफ भी है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी के लिए भी वैलिड हो सकता है, 2D हो 3D हो कुछ भी हो, लिखेंगे इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी, used for bodies of any shape, bodies of any shape rotating about any axis of rotation, किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, rotating about any axis of rotation, तो आप फाइन कह सकते हैं। समझते हैं क्या एक्जेक्टली? मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मैं मान रहा हूं, क्या है इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिससे एक्सिस पास हो रहा है, तो यहाँ पे दो एक्सिस है, ऐसा है और ये ऐसा है, राइट? यहाँ पे दो एक्सिस है, एक एक्सिस जो है इसमें देखो दो एक्सिस क्या है? पैरेलल है, इसीलिए इसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो दो एक्सिस होगा, दोनों कैसा होगा? पैरेलल। यहाँ पे दो पैरेलल एक्सिस दिख रहे हैं, राइट? बट उसमें से एक एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से पास होना कंपलसरी है। एक एक्सिस का, दो एक्सिस जो पैरेलल दिख रहा है उसमें से एक एक्सिस किससे पास होगा? सेंटर ऑफ मास। तो दूसरा एक्सिस कहीं पे भी है, वो इस बॉडी पे है, आउटसाइड द बॉडी है, कहीं पे भी है, आप फाइंड कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें से जो दो एक्सिस पैरेलल एक्सिस दिख रहा है उसमें से एक एक्सिस का किससे पास होना कंपलसरी है? सेंटर ऑफ मास। जरूरी नहीं कि बॉडी के ये एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, कैसा भी हो सकता है, राइट? ये ऐसा भी हो सकता है, ये बॉडी है, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से सिर्फ पास होना चाहिए और दूसरा एक्सिस यहाँ पे, राइट? ये सेंटर ऑफ मास से जो पास होगा उसको मैं बोलूंगा ICM, और इससे सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है वो है ICM, इसके वोट है ICM, और इससे जो पास हो रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ I, राइट? कैसा भी हो सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ D, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पैरेलल एक्सिस। ये डिस्टेंस जो है इसको मैं बोल देता हूँ D, राइट? तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होगा? अगर आपको इसके वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो I इक्वल्स टू ICM प्लस, अभी टोटल मास को आप कहां पे एज्यूम करोगे? सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास पे, और ये इससे कितने डिस्टेंस पे? D डिस्टेंस पे, तो आप लिख दोगे md²। क्या करोगे? सबसे पहले आपको इसके वोट अगर फाइंड करना है, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके वोट फाइंड करना पड़ेगा, तो ICM लिख दिया प्लस, अभी टोटल मास को कहां पे एज्यूम कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास इसका डिस्टेंस D है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो प्लस कर दिया md², प्लस कर दिया md²।
तो सबसे पहले दो एक्सिस होना चाहिए और दोनों कैसा होना चाहिए, पैरेलल। दोनों एक्सिस कैसा होना चाहिए, पैरेलल। और वो एक्सिस कैसा होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर टू द बॉडी होगा, वैसा कंपलसरी नहीं है, राइट। अगर वैसा कंपलसरी होता तो फिर 3D के लिए वैलिड नहीं होता ये, वैसा कंपलसरी होता तो 3D के लिए वैलिड नहीं हो पाता, राइट। तो इसलिए कैसा भी एक्सिस हो सकता है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास होना चाहिए और दूसरा एक्सिस कहीं से भी पास हो सकता है। और दोनों एक्सिस क्या होगा, पैरेलल। सेपरेशन क्या दिया हुआ है, डी। तो आप आई क्या लिखोगे, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। क्या लिखोगे, आई इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। नोट कर लीजिए, एम जो है वो मास ऑफ द बॉडी है, टोटल मास। नोट कर लीजिए आप पहले से। सर यस फर्स्ट सर। वाले में बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस ना, फर्स्ट वाले में। Sir, can you show the previous तो page once? आई एक्स एंड आई वाई कैसे आ गए? क्या बोल रहे हैं? सर बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस ना, हाँ, तो फर्स्ट एक्स वाले के सबसे पहले उसको जब आई इसके अबाउट फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, बॉडी को एक्स के अबाउट रोटेट करा दो पहले। किसके अबाउट रोटेट करा दो, एक्स के। तो आई एक्स आएगा, फिर वाई के अबाउट रोटेट कराओ, आई जेड आई वाई आएगा। तो इसके अबाउट जब रोटेट कराओगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इसके अबाउट अगर रोटेट कराते तो जो वैल्यू आ रही है, इसके अबाउट रोटेट कराते तो जो वैल्यू आ रही है, इन दोनों का समेशन आए। इन दोनों का क्या आएगा, समेशन आए। तो फिर ऑलवेज। बॉडी को लाइक टर्न करना पड़ेगा ना एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने के लिए। अरे टर्न क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना है ना तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, राइट। यस यस। तो फाइंड कर लो ना, उसमें टर्न क्या करेंगे, सपोज ओमेगा आ रहा है क्या, एक मिनट रुको, सुनो पहले, ओमेगा आ रहा है क्या यहाँ पे, तो क्या टर्न करेंगे, टर्न क्या करेंगे। सो लाइक बॉडी फ्लैट है, सपोज पेज का प्लेन ले रहे हैं, फ्लैट है बॉडी, तो अब जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू पेज है, तो फिर पहले रोटेट करा था आई जेड मिल गया, फिर आई एक्स निकालने के लिए हम पेज को लाइक अरे 90 टर्न डिग्री। कुछ नहीं करना है ना, उसके अबाउट तुम फाइंड कर लो, इतना क्या तुम सोच रहे हो, टर्न करेंगे ये करेंगे। ऐसे मान लो इसको, सपोज तुम 2D मान लो ये वाला, ठीक है, सिर्फ ये प्लेन देख रहे हैं, ये Yes, जेड है या नहीं है, यस यस ये एक्स है। तो यस जेड के अबाउट अगर बॉडी रोटेट कर रही होगी तो ऐसे कर रही होगी, राइट। यस अगर एक्स के अबाउट रोटेट कर रही होगी तो ये ऐसे कर रही होगी रोटेट। अरे समझ रहे हैं। यस सर यस। तो फिर और फाइंड करना, वैल्यू फाइंड करनी, ओमेगा आएगा ही नहीं, टेंशन नहीं लेना, नोट करो पहले से। नोट कर लिया इसको। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये दो मेन थ्योरम है, एक ऐसे ही बता देता हूं मैं, वो थ्योरम है नहीं बट फिर भी थोड़ा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। हर बॉडी का नहीं बात कर रहे हैं, हर बॉडी की बात नहीं कर रहे अपन, किसकी कर रहे हैं अपन, टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो ऐसा नहीं कि हमेशा हर बॉडी के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर फाइंड करना होगा तो ये फॉर्मूला लगा देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम। डिस्क्रीट पार्टिकल है, तो एक ऐसा पार्टिकल है और ये ऐसा पार्टिकल है, राइट।
इसका सिर्फ फाइंड कर रहे हैं बस, m1 m2। तो और ये सेपरेशन गिवन है r, सेपरेशन क्या है इसका r, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, है ना। परपेंडिकुलर, ओमेगा क्यों लिख रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं कि ये वाला एक्सिस मत फाइंड कर लेना, परपेंडिकुलर है, राइट। ये इस लाइन के परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी डिस्क्रीट पार्टिकल है, ये भी डिस्क्रीट पार्टिकल है, तो सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा r1, और ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा r2। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर हो जाएगा। r1 की वैल्यू क्या होती है, सेंटर ऑफ मास से r1 क्या होगा, m2 r बाय m1 प्लस m2, राइट। एंड r2 की वैल्यू क्या होती है, m1 बाय m1 प्लस m2, m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो क्या आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 r1 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू पुट कर दीजिए, m2 स्क्वायर r स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर प्लस m2 r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 स्क्वायर r स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू यहां से कॉमन ले लीजिए, m1 m2 r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर, ये भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है यार, m2, और यहाँ पे क्या है m1, तो एक m1 m2 तो कैंसल आउट हो जाएगा प्लस वाला, राइट। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ गई, m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, राइट। और ये वाली वैल्यू क्या होती है, म्यू, रिड्यूस्ड मास, तो म्यू इंटू आर स्क्वायर। तो अगर टू पार्टिकल सिस्टम है, डिस्क्रीट पार्टिकल है, तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, म्यू आर स्क्वायर, वेयर म्यू इज m1 m2 बाय m1 प्लस m2, और यही क्या है, रिड्यूस्ड मास, राइट। पहले इसको नोट कर लीजिए आप। डन, नोट कर लिया इसको। यस सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कम से कम टाइम तो है कुछ। ये एक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पे यहाँ पे मास, पॉइंट मास, राइट, m m m m, एक एक्सिस ये 1, स्क्वायर है, साइड लेंथ l, साइड लेंथ l, ठीक है, एक्सिस 1।
सेकेंड एक्सिस जो है वो ये है, थर्ड एक्सिस जो है वो ये है, थर्ड। फोर्थ एक्सिस जो है ये ऐसा है परपेंडिकुलर, ये ऐसा है, राइट, समझ रहे हैं? इसलिए मैंने इसको सर्कल करके डॉट लगा दिया है, मतलब समझ में आया कि परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1 2 3 एंड 4। 4 जो है वो किस में है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, राइट। 4 क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फोर्थ वन जो है वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फाइंड कीजिए, आंसर बताइए क्या है। Done. देखो, सबसे पहले किसके अबाउट फाइंड करना है, एक्सिस 1, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, राइट। तो इससे डिस्टेंस देख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो इसका डिस्टेंस भी l/2 होगा, इसका भी l/2 है, ये भी l/2, सब l/2 पे ही होगा। तो मैं एक का फाइंड कर लेता हूँ, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू l/2 का स्क्वायर इंटू 4। क्लियर है? ये भी l/2 है, ये भी l/2 है, ये भी l/2 है, ये भी l/2 है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, m l/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी उतना ही आएगा, इसका भी उतना ही आएगा, इसका भी उतना ही आएगा। डायरेक्शन तो से तो मतलब है नहीं कि ये इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, राइट। तो ये ऐसा हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा, ml² इंटू 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ml²। सेकेंड, यहाँ पे ऐसा है और ये एक एक्सिस है, राइट। इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट। मास m, ये भी m, ये भी m, ये भी m। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप फाइंड करोगे तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, m इंटू 0 का स्क्वायर। इससे कोई डिस्टेंस नहीं है, इसका भी क्या आएगा, 0, m इंटू 0। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, कितने डिस्टेंस पे, l, ये भी कितने पे, l। तो यहां से क्या आ जाएगा, ml²। यहां से क्या आ जाएगा, ml²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2ml²। क्या हो जाएगा, 2ml², राइट। इसका 0 क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेस इसी से पास हो रहा है और ये पॉइंट मास है, कोई स्फीयर नहीं है, ये पॉइंट मास है, कोई रिंग नहीं है, कोई डिस्क नहीं है, ये क्या है, पॉइंट मास है। तो कोई डिस्टेंस होगा नहीं इसका, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो 0, राइट। थर्ड, ये इससे पास हो रहा है, तो इसका इसका और इसका तो 0 हो जाएगा, इसका और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, उतना इसका भी आएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है, ये l है, ये l है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, √2l, राइट। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, √2l/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I3। इसका और इसका 2 का तो 0 हो जाएगा, 2 का क्या आएगा, m इंटू r² प्लस m इंटू r²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2mr²। 2m, r की वैल्यू क्या है, √2l/2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2m इंटू 2l²/4। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, ml²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, ml², राइट। फोर्थ वन,
यहाँ इसके अबाउट फाइंड करना है, और ये डिस्टेंस अपने को पता है r, और r की वैल्यू क्या है अभी फाइंड किया है, √2l/2। तो इसके अबाउट जब फाइंड करेंगे तो देखो ये एक्सिस है, ये क्या है एक्सिस है, इसका डिस्टेंस यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सबका डिस्टेंस सेम होगा। तो I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू आर स्क्वायर इंटू 4, राइट। तो ये हो जाएगा m/r² की वैल्यू क्या है √2l/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4। तो क्या आ रहा है अपने को m इंटू 2l²/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आ रहा है 2ml², क्या आ रहा है 2ml², राइट। नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। So can you please show lower part एक second? Sir, please show upper part. सर यस सर। सर वो जो हम म्यू लिखते हैं m1 m2 बाय टोटल मास, वो जो रिड्यूस्ड मास लिखते हैं, तो रिड्यूस्ड मास हैज नो मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस ना, बस एक टर्म दिया हुआ है। सिर्फ रिड्यूस्ड मास है, मतलब दो पार्टिकल को एक सिंगल पार्टिकल बना लो, उसका मास पुट कर दो m1 m2 बाय m1 प्लस m2। सर तो वो ही ना, एक मतलब टर्म दिया हुआ है म्यू को, यस। वो वाले पार्ट को। ओके सर, और वो पैरेलल वाले में आपने बोला था ना कि एक्सिस कैन बी आउटसाइड द बॉडी आल्सो। कहीं पे भी हो सकता है। आउटसाइड कैसे हो सकता है? अरे कहीं पे भी हो सकता है एक्सिस, ये बॉडी यहाँ पे है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये नहीं हो सकता है। हाँ तो तब पूरा बॉडी विल टेक अ सर्कल ना फिर, हाँ, हर जैसे पॉइंट सर्कुलर अर्थ पाथ में जा रहा हो। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है वैसे। यस, हर ओके, पॉइंट सर्कुलर पाथ में जा रहा होगा, ऐसा मूव कर रहा होगा ऐसा, अच्छा राइट। अच्छा, ओके सर। Bye, sir. Thank you.